हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेष्ठ यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आरकेजी एजुकेशन में। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का हमने एक क्वेश्चन कर लिया था जिसके 8 पार्ट थे। 8 के 8 हमने सोल्व करके देख लिए थे क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्न स्थितियों को द्विपद समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी, उनमें से सिर्फ हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में बस हमें लिख के दिखानी, वो उसे सोल्व नहीं करनी। इसने कहा सिर्फ निरूपित कीजिए यानी कि रिप्रेजेंट करके दिखानी, बस हमें बना के दिखानी इक्वेशन कि इक्वेशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is one more than twice its breadth. Is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ निकाले दिखानी प्लॉट की, वो भी इक्वेशन की फॉर्म में यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में। हिंदी में क्या, एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक यानी कि क्या कहता है इसने, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वन मोर देन अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। यानी कि एरिया क्या दे रखा है इसने, एरिया दे रखा है इसने 528 मीटर स्क्वायर, और हमें ना लेंथ पता ना ब्रेथ पता। तो हम यहाँ देखें सॉल्यूशन सॉल्यूशन फर्स्ट में माना लेट मतलब माना लेंथ ऑफ क्या था, रेक्टेंगल लेंथ ऑफ प्लॉट मान, लेंथ ऑफ प्लॉट की लेंथ क्या है, प्लॉट की x मान लिया मैं, क्योंकि हमें लेंथ पता नहीं। यानी यहाँ लिखेंगे उसकी भूखंड की लंबाई हमने मान ली x। अब इसने क्या रखा, जो चौड़ाई है जो ब्रेथ है वो लंबाई से 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई के 2 गुने से 1 अधिक यानी कि वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि 1 ज्यादा करके 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ प्लॉट यानी कि भूखंड की चौड़ाई क्या कर रखी है, 2 गुने से 1 अधिक। अगर x का 2 गुना करें हम, यानी कि x प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2x। 2 गुना होगी इसकी x थी, x और जोड़ दिया इसमें तो 2x होगी, और उससे 1 अधिक यानी कि 2x प्लस 1। तो ब्रेथ क्या होगी इसकी, ब्रेथ होगी इसकी 2x प्लस 1। लेंथ थी x, ब्रेथ होगी 2x प्लस 1। अब हमें एरिया ऑफ प्लॉट यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, और यहाँ क्या गिवन क्या दे रखा है, मैं गिवन में लिख लिया एरिया इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर दिया है, यानी कि दिया है गिवन ये हमें दे रखा है। इसने क्या दे रखा, एरिया कितना दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर। इसने हमें एरिया दे रखा। तो अब हमें निकाला एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल। रेक्टेंगल का आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है इनने हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 हमें दे रखा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया दे रखा 528 मीटर स्क्वायर, तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया 528 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह हम लिख सके यहाँ लिख सके लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। ले और जीरो इनका मतलब है लंबाई और चौड़ाई, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो आप पूरा लिखना, चाहे चौड़ाई लंबाई, ठीक है। तो आपको पूरा लिखना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देंगे, किसके बराबर दे रखा, वो दे रखा 528 के बराबर। लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर देखिए 528। लेंथ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ जो कि 528 मीटर दे रखी है। लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास x,
एक्स मल्टीप्लाई चौड़ाई क्या हमारे पास, यानी कि ब्रेथ क्या है 2x+1, 2x+1। देखो एक चीज बताओ आपको, 2 × 5 हो, 2 × 5, चाहे 2 ब्रैकेट 5, चाहे 2 ब्रैकेट 5, चाहे 2 ब्रैकेट 5, इनका सबका मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ये डॉट है, अगर नीचे डॉट है तो पॉइंट हो है, यहाँ पे डॉट है तो, लेकिन ऊपर डॉट है तो मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम ऐसा ना लगा के, क्योंकि एक्स कई बच्चे ऐसा बना दे फिर ऐसा बना दे, कई बार कंफ्यूजन हो जा, तो हम वहां पे ब्रैकेट का यूज कर ले। तो जैसे हम मल्टीप्लाई किया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इंटू की जगह हमने ब्रैकेट बना दिया ऐसे वाला। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितने किसके बराबर है, 528, 528। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की x में करेंगे, यानी कि एक्स की x में होगी तो 2x², एक्स की 2x में करेंगे x², एक्स की 1 में करेंगे पहले इसकी इसमें फिर इसकी इसी में, x = 528, 528 हो गया। अब इसे हमें इक्वेशन क्या है बनानी, ax² + bx + c = 0। तो इसे 528 को हम इधर ले आएंगे, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा 2x² + x माइनस के 528 = 0, 528 = 0। तो ये इसका आंसर हो गया, जो कि हमने इन्हें रखा रिप्रेजेंट करके दिखानी, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निरूपित करके दिखानी। हमने दिखा दिया कि इसका आंसर है 2x² + x माइनस 528 = 0। पार्ट 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें इंटीजर फाइंड करके दिखाना। पहले तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होगा क्या वो समझ लो, एक बार हिंदी में पढ़ लो पहले से। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत पूर्णांक यानी कि क्या है, SECUTIV, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या हुआ है, एक तो है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, जिसे हम क्या है क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, जैसे 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 10 के बाद 11, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर दूसरा हो है कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर पहला है वो, दूसरा यानी कि क्रमागत इवन, क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक, इवन होगा मतलब सम पूर्णांक। कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर क्रमागत सम पूर्णांक, ठीक है। तीसरा होगा कॉन्सिक्यूटिव इवन ओड इंटीजर, यानी क्रमागत विषम पूर्णांक, एक हो क्रमागत पूर्णांक, एक हो क्रमागत संपूर्णांक, एक हो क्रमागत विषम पूर्णांक, यानी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव ओड इंटीजर, ये हो गए 3। अब ये समझो क्रमागत का मतलब कॉन्सिक्यूटिव लगातार एक के बाद एक, जैसे कॉन्सिक्यूटिव हमने मान लिया एक 6 है, एक 6, तो 6 के बाद क्या होगा, 6 के बाद होगा 7, 6 के बाद होगा 7, यानी कि एक x है, दूसरा y, या y मान लो यार, देखो क्रमागत मतलब होगा क्रम सेट, यानी कि एक x है, यो हमने मान लिया x, तो 7 क्या हुआ, 7 हुआ x+1, x+1 ही तो होगा भाई यो, क्योंकि यो x है। जब इसमें x यानी कि 6 में एक जोड़ा जब तो 7 बना, एक x है, एक x+1 है। दूसरा देख लो, एक है 15, एक है 16, तो 15 यानी कि इसे हमने x मान लिया, तो ये क्या हुआ, ये x+1 हो गया, ये x+1 हो गया, यानी कि जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हो, क्रमागत पूर्णांक हो, वो क्या हो, x एंड x+1, यानी कि x तथा x+1, x तथा x+1। अब माइनस भी कर सको, अगर मान लो हमने यो x मान लिया, तो यो क्या होगा, यो x-1, भाई इसमें से घटा दिया, इसे भी ले सके हम, पर प्लस लेने का फायदा है कि कैलकुलेशन आसान रहे, यो गलत नहीं है, आप इसे भी ले सको कि x एंड x-1, x तथा x-1, लेकिन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ज्यादा सही है कैलकुलेशन में, तो एक x हो गया, एक हो गया x+1, ये हो गया कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। अब है कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, क्रमागत संपूर्णांक। क्रमागत संपूर्णांक क्या हो, क्रमागत यानी क्रम से सम मतलब इवन
इवन मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इनफाइनाइट तक, मतलब एक के बाद एक का गैप। और ओड क्या हो, ओड हो 1 3 5 7 9 11, मतलब जो 2 से कट जाते हैं, जो 2 से डिविजिबल है वो तो हो गए इवन, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जो कटते नहीं, वो हो गए ओड। तो इवन यानी कि सम, सम कौन से हो, यानी कि सम क्रमागत, क्रम से, यानी कि अगर 2 है तो 2 के बाद क्रम से कौन सा सम होगा, 2 के बाद इवन क्या होगा 4, 2 के बाद 4, यानी कि यो x है तो ये क्या हो गया, यो क्या x प्लस 2। भाई x मान लो यहाँ 2 है तो 2 और 2 4, मान लो एक 18 है, 18 के बाद इवन क्या होगा, इवन क्रम से, लेकिन अगला यानी कि क्रम आगत यानी कॉन्स्टिट्यूटिव यानी कि क्रम से उससे अगला क्या होगा, उससे अगला होगा 20। तो 18 के बाद 20 आ गया, यानी कि ये हो गया x, ये हो गया x प्लस 2, या फिर x माइनस 2, लेकिन प्लस वाला मैंने बताया भी, इसलिए कहते हैं कैलकुलेशन आसान लग रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव इवन इंटीजर क्या हुआ, x एंड x प्लस 2, x एंड x प्लस 2, x एंड x प्लस 2, x तथा x प्लस 2, हिंदी में लिखना x तथा x प्लस 2, x तथा x प्लस 2, x तथा x प्लस 1, ठीक है। अब है कॉन्स्टिट्यूटिव ओड इंटीजर, कॉन्स्टिट्यूटिव ओड इंटीजर 2 के बाद 4 है, 18 के बाद 20 है, यानी ओड में क्या होगा, ओड में वो लिए जाएंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 21। तो मान लो हमने 3 ले लिया, 3 के बाद क्रम से कॉन्स्टिट्यूटिव से क्या होगा, 3 के बाद जो ओड रहेगा, 3 के बाद होगा 5, 3 के बाद 5, यानी कि यो x है तो यो क्या हुआ, यो भी x प्लस 2 हो गया, यानी कि क्रमागत संपूर्णांक क्रमागत विषम पूर्णांक सेम ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक का गैप x प्लस 2 आ रहा था, इसमें भी x प्लस 2 आ रहा, बस वाइड का लगा यो इवन कहलाया जा या ओड कहलाया जा। मान लो हमने एक 17 ले लिया, 17 के बाद क्या होगा, इवन 19 होगा क्रम से, मतलब लाइन वाइज से, तो यो x है तो यो क्या होगा x प्लस 2, या फिर अगर आपने यो x मानना तो यो क्या बनेगा x माइनस 2, लेकिन हम ले क्यों प्लस का, कैलकुलेशन आसान के लिए, तो इसमें क्या होगा x एंड x प्लस 2, समझिए। तो इस यो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर यानी कि क्रमागत पूर्णांक हो x एंड x प्लस 1, कॉन्स्टिट्यूटिव इवन इंटीजर क्रमागत संपूर्णांक हो x एंड x प्लस 2, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड ओड इंटीजर क्रमागत विषम पूर्णांक हो x एंड x प्लस 2। इससे ये होता रफ वर्क, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन में क्या क्या रखी थी इन्होंने, क्वेश्चन में क्या रखी इन्होंने कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक की दिक्कत नहीं, हम ये लेंगे क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक इसमें आएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर, ठीक है। इनने क्या कर रखा, जो 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इनकी जो मल्टीप्लाई है वो 306 के बराबर है, यानी कि x तथा x प्लस 1 की मल्टीप्लाई जो है 306 के बराबर है। 2 पॉजिटिव यानी कि ये वाले 2 धनात्मक पूर्णांक कौन से, ये ले लिए, यानी कि x एंड x प्लस 1, इनकी मल्टीप्लाई करना प्रोडक्ट। तो क्या हो गया, यहां लिखेंगे लेट माना 2 कॉन्स्टिट्यूटिव इनने पॉजिटिव का ना, पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या हुआ यहाँ पे x तथा x प्लस 1, यानी कि x एंड x प्लस 1, ठीक है, x एंड x प्लस 1, ये रहे। अब इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है, गुणनफल 306 है, तो हमने लिख दिया एक यो है, यानी कि x और x प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर दियो, 306 के बराबर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करी इसमें और फिर इसी की करेंगे इसमें, तो x की x में करी x स्क्वायर, x की 1 में करी x इक्वल टू 306, x स्क्वायर प्लस x, यो प्लस का 306 इधर आके माइनस का 306 हो जाएगा, तो प्लस का 306 इधर आके माइनस का 306 माइनस का, तो इक्वल टू 0। तो क्या बनी इक्वेशन, x स्क्वायर, ये इसका आंसर है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। पार्ट थ्री है रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 यानी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, हमें रोहन की परसेंट एज निकाली, इन्हें एज निकालने के लिए कह रखी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ही है, हमें निरूपित करके दिखाना, बस इक्वेशन बनानी, हमें एज नहीं निकालनी पूरी, क्योंकि इसने क्या रखा बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दो, लेकिन क्वेश्चन में ये निकालने का रखा, लेकिन हमें निकालनी नहीं क्योंकि निरूपित करके दिखाना, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है। तो हिंदी में एक बार क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हिंदी और इंग्लिश का बस वो फायदा हो जा कि जो बच्चे सीबीएसई से है उन्हें थोड़ी सी पता चल जा क्वेश्चन कैसा है कि यूपी हिंदी में कैसा है क्वेश्चन। अब इसमें 2 है, रोहन और उसकी माँ। तो सबसे पहले सॉल्यूशन 3 मैंने क्वेश्चन बताया था जिसमें भी एज की बात हो, उसमें एज में एक डायग्राम सा बना लिखो। ठीक है, यहाँ लिखा हमने रोहन एज, रोहन हिंदी वाले थोड़े लिख ले, इंग्लिश वाले कई बार और मदर। ठीक है, उसकी मदर की लिख दी, मदर माता। ठीक है, अब हमने खींची है लाइन, अब एक ऐसे खींच दी, ऊपर लिखेंगे हम अब प्रेजेंट एज, रोहन की अब क्या एज है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु रोहन की क्या वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु हमें पता नहीं, उसकी माँ की उससे 26 साल बड़ी आज से। रोहन की एज मान ली हमने x, रोहन की उम्र क्या है, रोहन की उम्र मान ली x, उसकी माता उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन की जो एज है उससे 26 साल बड़ी है, यानी कि x प्लस 26। भाई जो रोहन की एज है मान लो उसकी एज 15 है, तो यहाँ 15 प्लस 26 उसकी माँ उससे इतनी बड़ी है। रोहन की एज 10 है, 10 प्लस 26 उसकी माँ 36 साल की है। ठीक है, ये हो गया। अब है 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद लिख दे पश्चात, 3 साल पश्चात क्या हो जाएगी उम्र, रोहन की उम्र आज x है, तो 3 साल बाद रोहन की उम्र क्या हो जाएगी, x प्लस 3, रोहन की उम्र हो जाएगी x प्लस 3। अब इसने और क्या रखा क्वेश्चन में, उसकी माँ बड़ी है, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की उम्र है x प्लस 3 और उसकी माँ की अब से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, रोहन की उम्र आज से रोहन की उम्र आज 20 है, तो 3 साल बाद 20 प्लस 3 23 हो जाएगी, यानी कि जो एज है उसमें 3 जोड़ दिया। उसकी माँ की एज है x प्लस 26, जो रोहन की एज है उससे 3 साल बड़ी, तो आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, जो रोहन की एज है x, और 3 साल बाद इसकी माँ की कितनी हो जाएगी 29, क्योंकि 26 और 3 29। रोहन की हमें पता नहीं, उसकी माँ की हो जाएगी रोहन से 29 हो जाएगी, यानी कि जो रोहन की उम्र है उससे 29 हो जाएगी। ठीक है, ये बनेगी इक्वेशन। अब इसने जो क्या कर रखा, इसने क्या रखा क्वेश्चन में कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी इनकी आयु का पश्चात अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि इसकी बात कर रहा हो, इस वाले की अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इन्हें क्या कर रखा है इसने, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, फाइंड द एज प्रेजेंट एज। उनने कर रखी 3 साल बाद की बात, यानी कि इसकी 3 साल बाद इसकी बात, इन्होंने कहा गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 360 है, उनकी आयु का गुणनफल 360 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। तो प्रोडक्ट यानी कि x प्लस 3, माना लेट, यहाँ पहले आप लिख लियो जो लिख रहा है, लेट रोहन प्रेजेंट एज कितनी इक्वल टू x, रोहन यानी कि रोहन वर्तमान आयु x मान ली, रोहन मदर एज, मदर प्रेजेंट एज यानी कि अब रोहन की माँ की उम्र क्या है x प्लस 26। जो चीज यहाँ लिख रखी है ना उसे बस यहाँ लिख के दिखा दो, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या दे रखी x प्लस 26। ठीक है, हमने मान लिया रोहन की एज x है, रोहन की माँ की एज है, आफ्टर 3 इयर्स रोहन
आफ्टर 3 years रोहन एज x+3, आफ्टर 3 years रोहन एज x+3, यानी लिख लेना 3 साल बाद रोहन की उम्र या आयु, 3 साल बाद रोहन की आयु x+3, ठीक है। आफ्टर 3 years रोहन्स मदर एज इक्वल टू x+29, x+29। 3 साल पश्चात रोहन की माँ की आयु x+29 हो जाएगी। अब इन्हें क्या रखा, प्रोडक्ट इनकी जो वर्तमान वो 3 साल बाद जो इनकी आयु है उसका जो गुणनफल है वो 360 के बराबर है, यानी कि इनकी एज क्या होगी x+3, ये तो होगी रोहन की, और इसकी माँ की होगी x+29, ये इनका होगा गुणनफल, वो 360 के बराबर है। रोहन की आयु 3 साल बाद, उसकी माँ की आयु 3 साल बाद, उनकी मल्टीप्लाई यहाँ डॉट मान लो या मल्टीप्लाई मान लो, मल्टीप्लाई कैसे, वो 360 के बराबर है। अब इसे सोल्व कर लो। पहले x की मल्टीप्लाई x में होगी, फिर x की 29 में होगी, x की x में करी x², x की 29 में करी प्लस का 29x, 3 की x में करी 3x, और 3 की 29 में करी कितना बन गया 29 गुना 3 होती है 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 8, 82, ठीक है। 30, 60, 90 और 3, 82, ठीक है। 87, पहले x की x में करी x², x की 29 में करी 29x, 3 की x में करी 3x, 3 की 29 में करी 87, इक्वल टू 360, x² 29x और 3x कितने हो गए, 29 और 3 32x, 29 3 32x इक्वल टू 360, ये प्लस का 87 इधर जाकर माइनस का 87, 360 में से 87 आया, 360 में से 87 माइनस हो गया, 10 में से 7 जाएगा बचे 3, 5, 7 जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 273 जो भी बचेगा देख लो एक बार, 273 ही बचेगा क्या, इक्वल टू x² प्लस 32x, x² प्लस 32x, ठीक है। ये जगह 273, x² प्लस 32x इक्वल टू 273। अब इसे 273 को इधर ले आते हो, माइनस में आ जाएगा, x² प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर है। वैसे इन्हें एज निकालने को रखी, तो एज निकालने के लिए हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखी, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर दिखानी। हमने क्या करा, रोहन की एज x है, रोहन की माँ की एज उससे 26 साल बड़ी है उसकी, तो x से 26 हो गया, 3 साल बाद रोहन की x+3 हो जाएगी, 3 साल बाद उसकी माँ की x+3 होगी, तो 29 हो गया, ठीक है। ये हमने लिखा। अब उन्होंने क्या रखा कि 3 साल बाद इनकी दोनों की आयु का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एजिस वो 360 के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ एजिस इनका 360 के बराबर है, इनकी मल्टीप्लाई करी प्लस माइनस करके इसकी इक्वेशन निकल गया आगे। पार्ट 4 है इस एक्सरसाइज का, लास्ट पार्ट है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि इक्वल स्पीड से चल रही, यूनिफॉर्म मतलब लगातार उसी स्पीड से, अगर 5 की स्पीड से जा रही तो 5 की जा रही है, ट्रेन 5 की रहती नहीं, मतलब जिस स्पीड से जा रही है उसी से जा रही। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड निकालनी है हमें। हिंदी में देख लो यार, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी, यानी कि रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, डिस्टेंस इसे डिस्टेंस DISTANCE, डिस्टेंस कितनी इसकी 480 किलोमीटर ट्रेन को जाना, यानी कि दूरी 480 किलोमीटर जाना, ठीक है। टाइम हमें पता नहीं, टाइम मान लिया t, ठीक है। स्पीड हमें पता नहीं, स्पीड कितनी ट्रेन की, स्पीड कितनी, स्पीड भी नहीं पता हमें, स्पीड भी नहीं था, x मान ली। बस इतना कहा इससे ट्रेन जा रही 480 किलोमीटर, अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, यानी कि इसमें से जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, यानी कि x स्पीड है
इस टाइम पे, और उसमें से 8 किलोमीटर कम कर दे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो उसे पहुंचने में 3 घंटे फालतू लगेंगे, यानी कि टाइम जो है 3 घंटे फालतू लगेगा। तो हमें रेलगाड़ी की स्पीड, टाइम, वाइम ये सारी बतानी। तो हम लिखेंगे लेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन माना लेट स्पीड, यहां लिख लो दूरी, डिस्टेंस पहले लिख लो, डिस्टेंस कवर्ड, COVRED कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से तय की गई दूरी, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी, 480 किलोमीटर। रेलगाड़ी कितने किलोमीटर गई, 480 किलोमीटर। एंड लिख लो या ना लिखो, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी, स्पीड कितनी हमें पता नहीं, एक्स मान ली, जो चीज नहीं पता उसे एक्स मान लो। एंड टाइम, स्पीड भी नहीं पता, यानी कि स्पीड, रेलगाड़ी की रफ्तार लिख लो या चाल लिख लो, रेलगाड़ी की चाल कितनी, एक्स, रेलगाड़ी की चाल कितनी, एक्स, और समय, पहुंचने में लगा समय, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन तो हो गया 480 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना लगा उसे, टाइम यानी कि समय लगा टी, ठीक है। यो हमने वो बना लिए को कि 480 किलोमीटर जाना, ट्रेन की स्पीड एक्स है और समय लग रहा टी। तो समय इक्वल टू क्या, देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हुआ है, टाइम लिख लेना, टाइम इक्वल टू क्या हुआ है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसमें एक वीडियो में नहीं है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, वंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू, अगर आप यहां लिखोगे ना स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है हमें टी, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 480 और स्पीड कितनी है हमें एक्स, यानी कि टाइम लग रहा है हमें कितना, हावर, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति है, इतने घंटे लिख लो, हावर्स लिख लेना, हावर्स, इतने हमें क्या लग रहे, इतने हमें लग रहे घंटे, इतने हमें लग रहे घंटे को बनानी है हमने एक इक्वेशन टाइम मान लो। हमें टी समय में इतना डिस्टेंस इस स्पीड से हम चल रहे। अब इसने क्या कहा कि अगर इसी दूरी को, यानी कि जो हम डिस्टेंस जा रहे हैं, यानी कि 480 किलोमीटर, इसी दूरी को अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो वहां हमें पहुंचने में 3 घंटे और फालतू लगेंगे। भाई स्पीड कम कर दी तो समय हमें ज्यादा लगेगा पहुंचने में। अगर हम यहाँ से बाजार जा रहे, हम तेज जाओगे तो समय कम लगेगा, मंदा जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो यही लिखेंगे हम, गिवन है या फिर दिया है, यो क्या दे रखा हमें, तो दे रखा स्पीड यानी कि चाल दे रखी कितनी, x माइनस 8, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, ठीक है, तो हमें टाइम कितना लगेगा, हमें टाइम लगेगा 3 घंटे अधिक, यानी कि टाइम जो है, जो टाइम लगा था हमें भाई 480 किलोमीटर पहुंचने में, यो लगा था, अब 3 घंटे और फालतू लग रहे, तो 3 घंटे इसमें प्लस करेंगे, टाइम कितना लग रहा हमें 480 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 1 ले लो या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि टाइम हमें कितना लगा, जो टाइम लगा था इससे 3 घंटे फालतू लग रहा, और डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना 480 ही है, 480 किलोमीटर, मतलब जाना उतना ही किलोमीटर है। चाल अगर 8 घंटे कम कर दी जा तो समय यो लगेगा, भाई समय यो तो लगेगा जब हमें इस दूरी को तय करने में, एक्स समय में, टी समय में एक्स दूरी को तय करने में यो समय लगा, और 3 घंटे हमने बढ़ा दिए और हमने 8 घंटे कम कर दिए, तो डिस्टेंस उतना ही, तो ये तो बनेगी इक्वेशन। तो अब इसे फिर ऐसी कर लो, तो क्या आता हमारे पास, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू यानी यहां लिख लेना समय, डिस्टेंस होती है दूरी, और स्पीड होगा चाल, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी चाल बराबर
दूरी बटे समय, या फिर दूरी बराबर समय गुना चाल, कैसी इक्वेशन बना लो। तो टाइम कितना लगा, टाइम हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय जो हमें लग रहा था, समय क्या लग रहा था हमें, समय लग रहा था हमें 480 अपॉन एक्स, समय क्या था हमें 480 अपॉन एक्स। और डिस्टेंस कितनी है अब हमारी, डिस्टेंस है यानी कि चाल, स्पीड डिस्टेंस है हमारा 480 ही किलोमीटर है, 480 किलोमीटर। स्पीड कितनी है हमारी x-8, स्पीड हमारी x-8। और टाइम कितना लगा इस बार हमें +3। स्पीड यही तो पूछ रखा इसने क्वेश्चन में भाई, इसने क्वेश्चन में ये कह रखा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो होती है तो वह दूसरी तय की दूरी से 3 घंटे अधिक हो जाती है। हमें रेलगाड़ी की क्या निकालनी, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो समय बराबर क्या हो गया, समय दे दिया हमें 480 प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, अब समय है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो अब क्या करना हमें, इसके नीचे मन ले लिया, या तो आप यही एलसीएम ले लो, या फिर इसे 3 को यही रहने दो। यो 480 अपॉन एक्स है, 480 एक्स माइनस अपॉन 8 है, तो ये 480 वाले ये इधर जाए एक तरफ। कैसी कर लो, आंसर सेम ही आना। अगर आप यहाँ इसका एलसीएम लोगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करने, आंसर सेम होगा, लेकिन मैं इसे इधर लेकर जा रहा। ठीक है, तो 3 बराबर 480 अपॉन एक्स माइनस 8 है, इसे इधर ले गया, ये क्या बना 480 अपॉन एक्स। भाई यो प्लस का था एसिटी, जो प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, इधर 3 ही चल रहा, 3 बराबर यहां से 480 कॉमन ले सके क्योंकि ऊपर 480, तो 480 आ गया कॉमन, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि 480 के बाद मल्टीप्लाई कर, 480 की यहाँ करी तो 480 कम 480 आ जाएगा, माइनस ये वाला 480 की फिर एक में करोगे तो 480 ही आ जाएगा, तो 480 अपॉन 1 अपॉन 480। अब इसे 480 की इसे डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पर मल्टीप्लाई इसके नीचे एक यानी कि मल्टीप्लाई में, तो यो यहाँ इसकी डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 अपॉन 480, यहाँ क्या बचा, इसका एलसीएम ले लो, एक्स की इसमें करी, एलसीएम लेने के लिए इसकी इसमें कर दो, इसकी इसमें कर दो मल्टीप्लाई, एक्स की 1 में करी एक्स आ गया, माइनस एक्स माइनस 8 की 1 में करी तो एक्स माइनस 8 आ गया, अपॉन अब एक्स की एक्स माइनस 8 में करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस 8 में करेंगे। ठीक है, तो 3 से इसे डिवाइड कर लो, पहले तो 3 से इसे डिवाइड करा, 3 एकम 1 अपॉन 3 एकम 3 6 18 और 0 1 अपॉन 160 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई है तो एक्स की माइनस का एक्स हो गया, और माइनस की माइनस होगी प्लस का 8 हो गया, माइनस का एक्स प्लस का 8, एक्स की एक्स में करी एक्स स्क्वायर, एक्स की 8 में करी माइनस का 8x। भाई x माइनस 8 की हमने मल्टीप्लाई करी तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई एक साथ है ना, तो माइनस की x में गई तो माइनस x हो गया, माइनस की माइनस में करी प्लस हो गया, फिर 8 का 8 आ गया, x की x में करी एक्स स्क्वायर माइनस x की 8 में करी 8x, ये इधर गया, इसकी मल्टीप्लाई अब इधर कर लो, इसकी इधर कर लो, पहले x काट लो, प्लस का x और माइनस का x ये कट गए, प्लस का x और माइनस का x ये कट गए, x से x कट गया, तो क्या बचा 8 की मल्टीप्लाई तो कर लो 160 में, यानी कि अब इसकी कर लो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8 के बारे में करी तो ये आ गया, अब 160 की 8 में करेंगे क्योंकि एक्स तो कट गए, 160 इक्वल टू 160 गुना 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 160 की अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 160 की 8 में मल्टीप्लाई कर गया, 160 की 8 में मल्टीप्लाई करी 8 0 0 8 5 40 8 6 48 का 8 का 8 लगा 4 8 हम 8 और 4 1280 देख लियो अपने हिसाब से क्या बन गई। ठीक है, ये तो 160 गुना 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1280, यो प्लस का 8 था उधर जाके माइनस का 8, प्लस का 8 इक्वल टू एक्स नहीं आ रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, सॉरी 8x, तो क्या बना इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का
माइनस का 8x। अब ये प्लस का 1280 इधर आ गया, माइनस का 1280 इक्वल टू जीरो क्योंकि x का x कट गया। अब एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ दोबारा, ये आ रहा ना इसका आंसर। हाँ, हमें क्या था कि एक ट्रेन है जिसकी दूरी 480 किलोमीटर है, उसे 480 किलोमीटर जाना, उसे अगर उसी दूरी को तय करने में अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो उसे 3 घंटे फालतू लगेंगे। तो हमें क्या पता था, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, जो डिस्टेंस उसे करनी। स्पीड कितनी ट्रेन की हमें पता नहीं, कितनी स्पीड से जा रही वो, टाइम कितना लग रहा है टाइम भी नहीं पता। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय टी था, दूरी 480, चाल x, ठीक है। एक तो बन गई, इसे इतने घंटे लगे, इतने टी घंटे में इतने, इसे उसमें टी समय में इतनी दूरी वो तय कर रही है अपॉन x। अब इन्होंने कहा अगर चाल को हम x माइनस 8 यानी कि जो अब लग रही है उसमें से 8 घटा दे, 8 घंटे कम कर दे। अब x घंटे लग रहे, अब हमें क्या लग रहे, x घंटे लग रहे, x माइनस 8 x घंटे लग रहे, तो हमारा जो समय था उसमें 3 घंटे की वृद्धि होगी, यानी कि इसमें 3 घंटे फालतू लग रहे। तो हमारा जो समय लगा था उसमें 3 घंटे फालतू लग रहे, क्योंकि 8 किलोमीटर कम कर दी तो घंटे बढ़ गए, लेकिन दूरी उतनी है 480 किलोमीटर। तो हमारे पास फिर ये फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या लग रहा है हमें, टाइम हमारा लग रहा है ये वाला 480x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इतनी है 480, और चाल क्या है, स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड लग रही है अब हमारी x माइनस 8, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। तो अब हमने इसे सोल्व कर लिया, 480x को इधर लेके चले गए क्योंकि 480 कॉमन आ गया। वैसे आप यहाँ से भी कर सको, जैसे यहाँ से एक लिया एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, फिर जो एक्स सकते हैं उसकी मल्टीप्लाई इधर, कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आना। तो हमने इसे इधर पूछा के सोल्व कर लिया, कॉमन ले लिया। अब एक्स की इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इसमें कर दी, तो ये बन गया, यो बना x माइनस एक्स प्लस 8, x माइनस एक्स प्लस 8। तो यो प्लस का x है, माइनस का x है, तो ये कट गया आपस में क्योंकि 0 हो गया, यहाँ बचा 8। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x की मल्टीप्लाई करते 1 में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, तो ये बन गया। अब 160 की ये तो कट गए थे, यहाँ बचा 8, यानी कि यहाँ आप ऐसे लिख सको 1 अपॉन 160 इक्वल टू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये 160 की 8 में करेंगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। 160 की 8 में करी तो बना 1280 इक्वल टू 1280। अब ये जो है ये प्लस में था, 1280 प्लस में, तो इधर लाके बनेगा माइनस में। तो हमें यो बस इक्वेशन फाइंड करनी थी। अगर यो कह रहा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि स्पीड फाइंड करनी, अगर हमें स्पीड फाइंड करनी तो इसे हमें सोल्व करना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स बहुपद के तरीके से, यानी कि x की मल्टीप्लाई यहाँ और जो इसके टुकड़े बनेंगे यहाँ, फिर या फिर इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला रहेगा उससे, जो कि हम अगली एक्सरसाइज में 4.2 में पढ़ेंगे। तो इक्वेशन इसका आंसर यही था। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आरकेजी एजुकेशन या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मैंने सारे चैप्टर की पहले, दूसरे, तीसरे की तीनों की पीडीएफ वहां डाल रखी। आपको क्वेश्चन देखना, सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों की डाल रखी, और आंसर आपको यहाँ मिल रहे। अगर आंसर कहते हो तो मैं आंसर भी डालना उस पर शुरू कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।